इतने सब मनीषियों के बीच में और इस संस्था में उपस्थित सभी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ का एक्सपर्ट ही यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर तो मेरा ज्ञान बहुत ही अल्प है, न के बराबर है। अगर एक शब्द बोलने को कहते तो मैं धन्यवाद कहकर बैठ जाती। तो मैं थोड़ा बहुत जो प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में समझ पाई हूँ वो ये समझ पाई हूँ कि जब कभी हम प्रकृति को ही अपना डॉक्टर मान लेते हैं और उसी के हाथ अपना शरीर सौंप देते हैं कि भाई करिए जो करना है इसके साथ और मुझे प्रेरणा दीजिए कि मैं इसके साथ क्या करूं कि ये स्वस्थ रहे, ये जो आपने मुझे सुपर कंप्यूटर मेरे हाथ में दे दिया है, और जबकि मैं उस सुपर कंप्यूटर को लेने लायक हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं इस सुपर कंप्यूटर के सारे फंक्शन ही नहीं जानता, मुझे इसे चलाना नहीं आता। मैं तो ट्रायल एंड एरर से कुछ करता हूँ और खुश हो जाता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया, ये सही हो गया। मगर जितना कुछ मैंने पढ़ा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई कुछ बोलना भी है तो थोड़ा पढ़ के आना पड़ा क्या करूं, तो जो कुछ पढ़ा तो मैंने ये जाना कि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, जो अथर्ववेद से चला आ रहा है, वेदों से शुरू हुआ और वेदों से फिर मनीषियों के पास पहुंचा और मनीषियों ने अपने अपने तरीके बताए। जैसे पूजा के उतने तरीके हो सकते हैं जितने व्यक्ति संसार में, जितने व्यक्ति हैं उतनी तरह की पूजा हो सकती है और सभी मान्य हैं। शायद इसी तरीके से इस कंप्यूटर को सही रखने के उतने ही तरीके हो सकते हैं जितने व्यक्ति हैं, और इसी वजह से शायद अलग अलग तरह के पैथीज़ चली होंगी, एलोपैथी, यूनानी पैथी या और कोई पैथी जिनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, आयुर्वेद पैथी, नेचुरोपैथी भी उसमें से एक होगी ही। तो इतनी पैथीज़ चली होंगी, तो मनीषियों के द्वारा ये फिर धीरे धीरे ज्ञान अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर पहुंचा। हमारे यहाँ अथर्ववेद तो पूरी तरीके से इसी पर फोकस करता है, लेकिन अथर्ववेद के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पर इसका विचार मिल रहा है। ये जैसे कि गीता में भी कहीं कहीं पर इसका विचार मिलता है कि किस तरह का खाना, 3 तरह के खाने उन्होंने बताए हैं अलग अलग प्रसंगों पे। ऐसे ही एक जगह और मुझे दिखी कि यहाँ पर भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि भारत में, बल्कि भारत के बियॉन्ड भी कुछ एक जगह ऐसे अभी, क्योंकि हमारे पास तो अब नेट है, तो नेट से तो 2 जगह मुझे एग्ज़ाम्पल मिले थे। एक ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पहले 70s में उन्होंने एक वाटर थेरेपी सेंटर एस्टेब्लिश किया था। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है शायद इस वजह से, लेकिन वहाँ पर भी वाटर थेरेपी सेंटर, और वो भी किसी किसान ने एस्टेब्लिश किया था, जो अभी तक गूगल पर है। ऐसे ही जर्मनी में भी 1-2 उदाहरण ऐसे दिखाई दिए जो कि नेचर के थ्रू, और अब तो विश्व भी मानता है कि ये जो हम एलोपैथी यूज़ करें, हालांकि एलोपैथी भी अगर मैं व्रत रूप में देखूँ तो एलोपैथी भी नेचुरोपैथी का ही एक रूप है, क्योंकि एलोपैथी भी जो अपने एसेंस लेती है या अपने साल्ट लेती है वो भी तो नेचर से ही लेती है। ज़रा नेचर को हटा दीजिए, सारे हर्बल चीज़ें हटा दीजिए, उनके अर्क हटा दीजिए, तो नेचुरल, तो एलोपैथी के पास भी कोई दवा नहीं होगी। वो उसके एसेंस को साल्ट में बदल कर, केमिकल रिएक्शन करा के साल्ट में बदल कर तब हमारे पास लाती है। बस एलोपैथी हमें ये नहीं बताती कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उन्हें मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको तुरंत आराम चाहिए, और ये सिर्फ तुरंत के लिए सही है, सर्जरी तक सही है, लेकिन अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो इस पर निर्भर नहीं होना होगा। यहाँ आजकल इतने सर्जरी हो रही हैं और इतने ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, डिलीवरी के समय में मुश्किल से बहुत ही कम डिलीवरी ऐसी हैं जो नॉर्मल हो रही हैं, जबकि विदेशों में उल्टा ट्रेंड बढ़ने लगा है कि वो वाटर में भी डिलीवरी करा रहे हैं और वो उसे बहुत अच्छा मान रहे हैं कि ये नेचुरल है, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसा भी व्यक्ति मुझे नेट पर अवेलेबल मिला जिसने बहुत पहले इन बातों को लिखा, और इसकी लिखी हुई किताब लगभग 100 भाषाओं में कन्वर्ट की गई। तो इस तरीके से ये चीज़ें मिल रही हैं। भारत में अगर देखें तो भारत में शायद महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से इसको शुरू किया था, जिसकी कमान फिर विनोबा भावे जी ने ले ली थी
46 में पहला एक इंस्टेंस मिलता है नेचुरोपैथी सेंटर का, और उसके बाद 68 में पानीपत में एस्टेब्लिश हुआ, फिर पूना में, बेंगलोर में ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और लगभग अब जो गिनती में है 500 नेचुरोपैथी सेंटर, छोटे या बड़े, नहीं छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के और बड़े, ये 500 माने जा रहे हैं और इनमें प्रैक्टिस चल रही है और दुनिया इसकी तरफ जा रही है। तो इसमें कुछ भलाई है, कुछ कंसिस्टेंसी है जिस वजह से जा रही है। मगर इसके साथ चैलेंज है। चैलेंज क्या है? जब मैंने इस पर एम्पेरिकल स्टडीज़ ढूंढने की कोशिश की, एम्पेरिकल मतलब जैसे कोई भी ड्रग आती है तो उस ड्रग के इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक रिव्यू मुझे मिलता है कि फ़लाँ व्यक्ति ने ये ड्रग वहाँ पर इस्तेमाल की, वहाँ पर इस्तेमाल की, वहाँ पर इस्तेमाल की, और उसका इन ग्रुप्स पर ये प्रभाव देखा गया और वो मिला। ऐसे नेचुरोपैथी का नहीं मिलता है। मुझे लगता है ये चैलेंज है हमारे लिए। आज जो आप नेचुरोपैथी सेंटर चला रहे हैं, मेरी ये गुजारिश है कि जो भी केस स्टडीज़ हों, प्लीज़ उन्हें जैसे डॉक्टर्स वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं वैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करें। जैसे नर्स अगर 6 बजे उसने कोई दवा दी तो वो लिखती है कि 6 बजे मैंने ये इतनी मात्रा में दे दी, और उसके बाद 8 बजे मैंने ये इतनी मात्रा में दे दी, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो उनकी पूरी केस स्टडी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं समझती हूँ रखते भी होंगे आप, शायद रखते होंगे, तभी वो इतने सक्सेसफुल हो पाते हैं इलाज और इनका संदर्भ मिलता है। लेकिन ये बाहर नहीं आ रहे हैं। ये जिस मात्रा में बाहर आने चाहिए, जिस मात्रा में पब्लिश होने चाहिए, जिस मात्रा में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, उस मात्रा में नहीं पता है, नेट पे नहीं अवेलेबल है। एम्पेरिकल में जो मुझे दिखाई दिया है वो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर पे मिला है एम्पेरिकल इफेक्ट, वो भी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। कार्डियोवास्कुलर पे थोड़ा बहुत मिला है। इसके अतिरिक्त मुझे इस पर मिला है, क्रॉनिक पेन पर मिला है, या मेंटल हेल्थ पर काफ़ी मिला है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्योंकि और चीज़, अभी एक बच्ची ने अपना केस स्टडी खुद प्रेजेंट किया था और बताया था कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरह के कोई उदाहरण नहीं अवेलेबल है, डिफरेंट जर्नल्स में नहीं पब्लिश हैं। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है, वहाँ जो प्रैक्टिशनर को ट्रेंड किया जाता है वो रिगरस, यहाँ भी रिगरस ट्रेनिंग है, मैं ये नहीं कह रही यहाँ रिगरस नहीं है, वहाँ फॉर्मल रिगरस ट्रेनिंग है जिसका एक पार्ट होता है रिसर्च। यहाँ हम उस रिसर्च के पार्ट को अपने तक रख लेते हैं, वहाँ दुनिया को बताते हैं। ये होना चाहिए। हर नेचुरोपैथी सेंटर, उसके पास जितनी सक्सेसफुल केस स्टडी हैं या जितनी फेल्ड केस स्टडीज़ हैं, उनको कम से कम वो ये टारगेट बना ले कि हर महीने में एक केस स्टडी तो पब्लिश करने के लिए दिया ही जाएगा, जिससे एक रेफरेंस मिले। और जो नई पीढ़ी के युवा हैं, पुरानी पीढ़ी के तो शायद मजबूरी हो जाती है उन्हें कि यहाँ पर आना ही पड़ता है, वहाँ से मैनेज नहीं हो रहा होता। लेकिन नई पीढ़ी इसकी तरफ झुकेगी तभी जब उसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो लॉजिक पे काम करती है, वो अपनी प्रज्ञा पर विश्वास ना करके उस समय पर लॉजिक पर विश्वास करती है। तो उस लॉजिक के लिए ज़रूरी है कि उसको हम ये भी दें, जिससे कि वो, अभी मैडम ने एक बीज संस्कार के बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में बात करी। बहुत ही कम बच्चे जो उस उम्र के हैं जिन्हें वो करना है, वो बहुत कम बच्चे इसके विषय में जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, नेट की दुनिया में कहीं नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है नेचुरोपैथी सेंटर से कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये सुअवसर दिया यहाँ वक्त बिताने का, यहाँ बातें सुनने का। मैं उसके लिए आपको शत शत नमन और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।